नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आगे हम लोग ईसीएस चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट में डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन इंडक्शन मोटर, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एंड वोल्टेज अनबैलेंस। तो इंडक्शन मोटर पे क्या इफेक्ट होता है अगर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो और दूसरा जो है वोल्टेज अनबैलेंस हो। तो पहला जो है कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन से क्या इफेक्ट होता है इंडक्शन मोटर के ऊपर। जो मेन फ्रीक्वेंसी के अलावा अदर फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेवफॉर्म अगर वोल्टेज में है तो उसको हार्मोनिक्स कहा जाता है। और ये हार्मोनिक्स जो है विभिन्न कारणों से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है उसके वजह से, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, आर्किंग डिवाइसेस, हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक जो है वो क्रिएट होता है, डेवलप होता है। और ये हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स जो है वो कॉपर लॉस को बढ़ाता है, यानी जितना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो कॉपर लॉसेस भी उतना ज़्यादा होगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से मोटर जो है ओवरहीट होता है, और जिसके वजह से है ना, ड्यू टू हार्मोनिक वोल्टेज एंड रिजल्टिंग करंट लीड्स टू मोटर फेल्यूर। तो ये ओवरहीटिंग के वजह से या हाई कॉपर लॉस के वजह से मोटर जो है वो फेल्यूर हो जाता है, ख़राब होता है, उसका लाइफ जो है वो कम हो जाता है, और प्रॉपर जो है उसमें जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं मिलेगा, इम्प्रॉपर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये जो है वोल्टेज डिस्टॉर्शन ड्यू टू हार्मोनिक्स, तो ये हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन कहा जाता है इसे। सेकंड जो है वोल्टेज अनबैलेंस, तो उसका क्या इफेक्ट है इंडक्शन मोटर के ऊपर। तो तीनों फेज़ में जो है, 3 फेज़ जो मोटर है उसमें तीनों फेज़ में इक्वल करंट होना चाहिए। अगर अनइक्वल करंट होता है तीनों फेज़ में अनबैलेंस वोल्टेज होने की वजह से, तो उसके वजह से नेगेटिव फेज सीक्वेंस करंट जो है वो फ्लो होता है, उल्टा करंट में रिवर्स करंट फ्लो होता है। उसका जो है ऑपोजिटली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जो नॉर्मल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से मोटर जो है ओवर हीटिंग होता है। और मोटर ओवर हीटिंग हो रहा है तो उसका एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाता है, उसमें डैमेज का चांसेस होता है, मोटर का लाइफ जो है वो रिड्यूस होता है। इस प्रकार से ये जो है इफेक्ट हमने देखा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का, और सेकंड जो है वोल्टेज अनबैलेंस का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई फ्रीक्वेंट रिवाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर रिड्यूस इट्स एफिशिएंसी। तो बोला है कि बार बार अगर हम लोग रिवाइंडिंग करें मोटर को, अगर बार बार उसका वाइंडिंग किया जाता है तो उससे भी मोटर का जो है एफिशिएंसी डिक्रीज होता है, कम होता है। तो बार बार जो रिवाइंडिंग करने का वजह से क्या इफेक्ट होता है, तो रिवाइंडिंग करने से एडी करंट लॉस जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कोर जो है वो हीट होता है, प्रॉपर जो है उसका जो लैमिनेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है, इसके वजह से। सेकंड जो है चेंज इन एयर गैप और फिटिंग ऑफ द रोटर इन स्टार्टर गैप कैन लीड्स टू इंक्रीज इन द रिलक्टेंस और इवन अनइवन रिलक्टेंस एंड कंपेयर टू द ओरिजिनल पैरामीटर। तो ये बार बार रिवाइंडिंग करने से ये जो एयर गैप है रोटर और स्टार्टर के बीच में वो जो है चेंज होता है। अगर वो गैप बढ़ गया तो उसका रिलक्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, रिलक्टेंस बढ़ जाने से वो ओरिजिनल जो उसका रिलक्टेंस था या जो एयर गैप था उससे वो कहीं बढ़ जाता है, उसकी वजह से लॉसेस बढ़ता है। अगर रिवाइंडिंग किया जाता है मोटर का, रिवाइंडिंग किए, अगर वो रिवाइंडिंग के टाइम में उसका जो कंडक्टर है वो अगर स्मॉलर क्रॉस सेक्शन का रहा है तो उसके वजह से भी कॉपर लॉस बढ़ जाता है। तो एग्जैक्ट सेम कॉपर कंडक्टर लेना या मिलना या फिर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होता है, उसके वजह से क्या है कि कॉपर वाइंडिंग जो है वो कॉपर का जो क्रॉस सेक्शनल है वो चेंज हो जाता है। और अगर वो स्मॉल क्रॉस सेक्शन का रहा है, यानी कहने का मतलब है अगर बारीक वायर या बारीक कंडक्टर यूज़ किया तो उसकी वजह से भी उसका जो कॉपर लॉसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है।
तो ये जो मोटर को रिवाइंडिंग करने की वजह से उसमें अगर प्रॉपर फैन का साइज़, फैन का जो हीट रिड्यूस करने के लिए, हीट एग्जॉस्ट करने के लिए जो फैन ब्लेड लगाया जाता है, तो वो अगर साइज़ अगर चेंजेस होता है उसके वजह से प्रॉपर साइज़ का अगर ब्लेड या फैन नहीं लगाया गया है तो उसके अंदर हीट एक्यूमुलेट होता है, उसके वजह से ये जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है मोटर का वो अफेक्ट होता है। प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं मिलेगा, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके वजह से जो है तुम्हारा मैकेनिकल लॉसेस बढ़ता है, और मैकेनिकल लॉसेस बढ़े या कोई भी लॉसेस बढ़े तो तुम्हारा मोटर का एफिशिएंसी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखे कि बार बार जो अगर फ्रीक्वेंट रीवाइंडिंग किया जाता है, यानी मोटर को वाइंडिंग बार बार किया जाता है, उससे भी उसका इफिशिएंसी घटता है। उसके निम्नलिखित कारण देखे, 4 कारण जिसकी वजह से इफिशिएंसी रिड्यूस होता है। तो बार बार रीवाइंडिंग करने से अच्छा नया जो है मोटर परचेस करना अच्छा रहता है। एक बार या 2 बार रीवाइंडिंग किए, बाद में फिर से अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको रीवाइंडिंग करने से अच्छा है कि उसको रिप्लेस करें विथ न्यू वन, नए मोटर से उसको रिप्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट द अपॉर्चुनिटीज फॉर एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स इन ट्रांसफार्मर। ये न्यू टॉपिक्स है। अभी तक हमने जो देखे एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स इन मोटर, और अभी जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स इन ट्रांसफार्मर। तो एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स ट्रांसफार्मर में यानी कैसे अपॉर्चुनिटीज, यानी कैसे हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में। तो एनर्जी कंजर्वेशन ट्रांसफार्मर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब भी हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग काफ़ी एनर्जी जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, और ओवरऑल जो पावर सिस्टम है उसका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफार्मर especially in distribution network actually make up nearly about 40% energy losses। तो ट्रांसफार्मर जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत सारे ट्रांसफार्मर जो है सिस्टम में ऑनलाइन या 24 आवर जो है वो कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में लॉसेस होता है। और ऐसे एक कैलकुलेशन है या फिर सर्वे है जिसके वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की वजह से अराउंड 40% जो है वो एनर्जी लॉस होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। तो जैसे पहले ही कहा गया है कि जितने भी तुम्हारे कंज्यूमर को पावर रिसीव होता है, कंज्यूमर को पावर जो प्रोवाइड किया जाता है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है कहीं पे स्टेप अप किया जाता है, फिर ट्रांसमिशन पर्पस के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, फिर कहीं पे स्टेप डाउन करने के लिए, फिर ऐसे इस पूरे सिस्टम में जो है ना कई स्टेज में ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, और वो ट्रांसफार्मर जो है 24 आवर जो है वो कनेक्टेड रहता है, जिसके वजह से ट्रांसफार्मर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पावर कंजर्वेशन में। अगर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी हम लोग किसी प्रकार से बढ़ा सके या फिर लॉसेस को रिड्यूस कर सके तो हम लोग ओवरऑल पावर सिस्टम का एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे पहले भी कहा है और अभी फिर से कह रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस जो है यानी डिफरेंट लेवल ऑफ वोल्टेज में ट्रांसफार्मर के यूज़ किया जाता है, उसको न्यूमरस ट्रांसफार्मर कहा जाता है। उसके वजह से लॉसेस काफ़ी होता है, तो उस तरफ अगर हम लोग ध्यान दे सके उससे हम लोग जो है काफ़ी हद तक ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो इमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। इनडायरेक्टली जो है हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिड्यूस एग्जॉस्ट होता है एनर्जी जनरेशन के प्लांट में, तो अगर हम लोग एनर्जी कंजर्व करें, सेव करें, तो वहाँ पे जो है गैस इमिशन कम होगा। इस प्रकार से हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है ट्रांसफार्मर जो है आज के ज़माने में जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है वो काफ़ी हाई एफिशिएंसी के ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। अराउंड जो है लगभग 99% का एफिशिएंसी के लगभग ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी रहता है। तो टोटल जो नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर यूज़ होता है वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी यूज़ होता है। तो उससे जो मॉडर्न ट्रांसफार्मर है, करंट में जो हाई एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है पावर सप्लाई में, इस प्रकार का ही ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है, जिससे कि अलग अलग कंज्यूमर को पावर सप्लाई दिया जाता है। इंडस्ट्रियल बोलो या कमर्शियल कंज्यूमर बोलो या डोमेस्टिक या फिर रूरल। तो फिर से वही कहा गया है कि अगर हम लोग किसी भी तकनीक से, किसी भी तरीके से अगर थोड़ा सा भी पावर ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी अगर बढ़ा सके या फिर लॉसेस को अगर रिड्यूस कर सके ट्रांसफार्मर में,
तो काफ़ी हद तक माने ये रिमार्केबल ओवरऑल पावर सिस्टम में काफ़ी हद तक ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी जो है हम लोग उसका इम्प्रूव कर सकते हैं, एनर्जी जो है सेव कर सकते हैं, पावर कंजम्पशन या फिर पावर जनरेशन जो कैपेसिटी वो रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि लॉसेस कम होगा तो पावर हमको रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे कि कॉपर लॉस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लोग कॉपर वाइंडिंग जो गुड क्वालिटी के कॉपर है उसको यूज़ करके, या फिर लो रेजिस्टेंस यानी थिक कॉपर कंडक्टर अगर यूज़ करें वाइंडिंग पर्पस के लिए, तो इससे भी हम लोग कॉपर लॉस जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आयरन लॉस भी रिड्यूस कर सकते हैं अगर गुड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर्स, जो हमारे कोर जो यूज़ होता है रोटर में स्टेटर में, वो अगर अच्छे क्वालिटी का कोर यूज़ करें जिससे कि एडी करंट लॉस जो हमारा कम होगा, हिस्टैरिसीस लॉसेस भी कम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आयरन लॉस भी रिड्यूस कर सकते हैं। और ट्रांसफार्मर को जहाँ तक हो सके उसका जो रेटेड वोल्टेज है उस वैल्यू पे ही ट्रांसफार्मर ऑपरेट होना चाहिए, और ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है उस फुल रेटिंग कंडीशन पे ही ट्रांसफार्मर को वर्क करना चाहिए, जिससे कि हमको मैक्सिमम इफिशिएंसी मिल सके। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी अगर मिला तो हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। अगर सही मैच का अगर हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ करें एज पर द लोड रिक्वायरमेंट, जैसे लोड है उसके हिसाब से अगर सेम मैचिंग रेटिंग का अगर ट्रांसफार्मर यूज़ करें उससे भी हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफार्मर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये पावर सिस्टम में, जिससे कि हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर हम लोग इम्प्रूव कर सके ट्रांसफार्मर के इफिशिएंसी में, तो ओवरऑल पावर सिस्टम में काफ़ी जो एनर्जी है वो सेविंग हो सकता है, कंजर्व हो सकता है, और जो पावर जनरेशन जो कैपेसिटी है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो रिड्यूस प्रोड्यूस होना कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर का एनर्जी कंजर्वेशन के अपॉर्चुनिटीज़ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एनर्जी कैन बी कंजर्व बाय ऑपरेटिंग द ट्रांसफार्मर इन पैरेलल। अब किस प्रकार से हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में अगर ट्रांसफार्मर को पैरेलली ऑपरेट करें तब, तो उसके बारे में है। तो ट्रांसफार्मर जो है उसके लगभग हाई इफिशिएंसी मैक्सिमम इफिशिएंसी देता है जब ट्रांसफार्मर पे लोड जो है 70 से 100% अगर लोड है उस टाइम पे ट्रांसफार्मर जो है तुम्हारा मैक्सिमम इफिशिएंसी देता है। फॉर ए ये फ्यूल नहीं होगा, फॉर ए फुल लोड सिस्टम। तो अगर हम लोग पूरे लोड के लिए अगर एक ही सिंगल ट्रांसफार्मर यूज़ करें, है ना, तो वो अनइकोनॉमिकल होता है और इनएफिशिएंट होता है लो लोड के कंडीशन में। यानी कहने का मतलब अगर हमारा लोड काफ़ी ज़्यादा है और उसको फुलफिल करने के लिए हमने एक ही ट्रांसफार्मर यूज़ किया और वो फुल लोड पे ही चल रहा है, तो इफिशिएंसी तो अपने को मस्त अच्छा मिल रहा है। लेकिन जब लोड जो अगर रिड्यूस हो जाता है, लोड अगर कम हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर पे लोड कम होने की वजह से उसका इफिशिएंसी जो है इफिशिएंसी जो है वो घट जाएगा, और जिसके वजह से ये जो है अनइकोनॉमिकल हो जाता है और इनएफिशिएंट है ट्रांसफार्मर। तो इसके बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, तो अगर उसको हाई इफिशिएंसी पे चलाना है, अगर इफिशिएंसी पावर सिस्टम का इफिशिएंसी इंप्रूव करना है, तो ट्रांसफार्मर जो है हाई इफिशिएंसी पे ऑपरेट होना चाहिए। और उसको कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं अगर ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करें, तो जिससे कि लो पावर रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उस पैरेलल ऑपरेशन में कुछ ट्रांसफार्मर जो है वो लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर ऑपरेट होगा, बाकी ट्रांसफार्मर जो है वो स्टैंड बाय में रहेगा या ऑफ रहेगा। और जैसे ही लोड बढ़ेगा तो और जो ट्रांसफार्मर है वो भी ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से लोड के साथ ट्रांसफार्मर का जो है मैचिंग होते रहेगा। लोड बढ़ गया, ट्रांसफार्मर जो है नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन उसका बढ़ जाएगा। जैसे लोड कम हो जाएगा तो ऑपरेशन भी ट्रांसफार्मर जो है ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा और लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर ऑपरेट होगा। इससे क्या है कि हम लोग इफिशिएंसी जो है सिस्टम का इम्प्रूव करेंगे, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से बोला है कि अगर हमारा लोड बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो ज़्यादा ट्रांसफार्मर ऑपरेट होगा। अगर रिक्वायरमेंट कम हो रहा है तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होगा और लोड के हिसाब से ही ट्रांसफार्मर ऑपरेट होगा।
इस प्रकार से हम लोग ट्रांसफार्मर को पैरेलली ऑपरेट करके एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट एटलीस्ट 8 एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज इन ट्रांसफार्मर। तो पूछा है कि बताइए कि 8 कम से कम एनर्जी कंजर्वेशन तरीका बताओ ट्रांसफार्मर में। तो ये है नंबर 1, इसमें है पहला जो तरीका है कि हम लोग ट्रांसफार्मर जो है वो कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर नहीं, एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसफार्मर यूज़ करें। ठीक है, दूसरा जो है अभी जो एडवांस कोर आया है, अमरफस कोर कहा जाता है, उस कोर का ही ट्रांसफार्मर यूज़ करें जिसमें कि फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट रहता है। एग्जांपल के तौर पे आयरन है, कोबाल्ट है, उसका अलॉय है। ये जो मटेरियल है हाई रेजिस्टिविटी होता है सिलिकॉन स्टील के तुलना में। सिलिकॉन स्टील पहले यूज़ किया जाता था, अमरफस कोर में जो है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका यूज़ किया जाता है, जिसका रेजिस्टिविटी जो है वो काफ़ी हाई है और उसका जिसके वजह से कोर लॉसेस जो है इसमें रिड्यूस होता है, तो एनर्जी जो है लॉसेस कम हो जाता है और एनर्जी वेस्टेज कम हो जाता है। तीसरा जो है यूज़ एनकैप्सुलेटेड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। तो ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करके भी हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। फिर चौथा जो है टैप ट्रांसफार्मर, यूजुअली ऑटो वाउंड फॉर सेविंग इन कॉपर। तो टैप ट्रांसफार्मर को भी यूज़ करके हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ टैपिंग रहता है, लोड जो है लोड के हिसाब से आउटपुट में टैपिंग चेंज होता है और कॉपर लॉसेज जो है वो रिड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटर क्वालिटी लो रेजिस्टेंस कॉपर कंडक्टर टू रिड्यूस कॉपर। तो लो रेजिस्टेंस जो कॉपर है यानी थिक कॉपर जो है या फिर हाई क्वालिटी कॉपर है, जिसको यूज़ करके भी हम लोग कॉपर लॉस जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो 6th पॉइंट है, मेंटेन ऑपरेटिंग वोल्टेज, फॉर्म फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी एट द रेटेड वैल्यू सो दैट लॉसेस आर मिनिमाइज। तो जो ट्रांसफार्मर है उसको जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज पे ही रहना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी रेटेड होना चाहिए, उसका फॉर्म फैक्टर रेटेड होना चाहिए, तभी हम लोग लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। 7th जो पॉइंट है, बेटर क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन यूज़ करके इंसुलेशन मटेरियल जो है वो हाई क्वालिटी का यूज़ करेंगे, जिससे कि ओवरऑल उसका इफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होगा, बढ़ जाएगा। वो साथों साथ ट्रांसफार्मर का जो है कैपेसिटी भी, लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बाय कीपिंग द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसफार्मर को प्रॉपरली मेंटेनेंस करके भी उसका इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 पॉइंट है जिसके द्वारा हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ये 8 पॉइंट को फॉलो करके एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर बाय एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर। तो अब इसके बारे में बताइए कि जो ट्रांसफार्मर है, जो कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर है, उसको रिप्लेस करके एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर को यूज़ करके कैसे एनर्जी कंजर्व होता है। तो एनर्जी एफिशिएंट जो ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। उसमें जो है वो लॉसेस जो है कॉपर लॉस बोलो या आयरन लॉस बोलो, वो लॉसेस जो है वो बहुत ही कम रहता है कंपेयर टू कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर। तो एनर्जी एफिशिएंट जो ट्रांसफार्मर है उसका लाइफ भी ज़्यादा रहता है, उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा रहता है, इफिशिएंसी ज़्यादा रहता है। और ये ट्रांसफार्मर कैन बी मेड मोर एनर्जी एफिशिएंट बाय इंप्रूविंग द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, बेस्ट क्वालिटी कोर एंड वाइंडिंग मटेरियल एंड बाय मॉडिफाइंग जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कोर एंड वाइंडिंग असेंबली। तो ट्रांसफार्मर का इफिशिएंसी बढ़ जाता है। ये इस एनर्जी एफिशिएंट जो ट्रांसफार्मर है इसमें जो है इम्प्रूविंग मटेरियल रहता है, जो कोर मटेरियल रहता है या फिर वाइंडिंग मटेरियल रहता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का रहता है, और उसका जो डिज़ाइन है, जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो है, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफ़ी एडवांस रहता है, जिससे कि लॉसेस उसका बहुत ही कम होता है और एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इम्प्रूव फ्रॉम 95 टू 97। तो एनर्जी कंजर्वेशन जो ट्रांसफार्मर है, एनर्जी एफिशिएंट जो ट्रांसफार्मर है, वो जो ट्रांसफार्मर है वो एमरफस कोर टाइप का ट्रांसफार्मर रहता है, जिसका एफिशिएंसी लगभग 97 से लेकर 98.5 तक है, जो कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर उससे काफ़ी ज़्यादा। कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि 95% से लेकर अराउंड 97% एफिशिएंसी रहता है, जबकि एमरफस कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो है, जो एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है, उसका जो एफिशिएंसी है वो 97 से लेकर 98.5 तक है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। थैंक यू।